हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल या पैशियो में, जहां आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किसके सर? हमारे क्वेश्चंस इज द कॉन्सेप्ट मास वर्सेस वेट। सो इन द लेक्चर नंबर 5 हम करने जा रहे हैं केवल और केवल क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चंस क्या हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है? जी नहीं, ये क्वेश्चन हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज इंडेक्स क्वेश्चन जो तुम्हारे जितने भी दिए हुए थे वो ना सारे के सारे मतलब नॉर्मल थे। तुम्हारे क्वेश्चन ना कुछ ऐसे नहीं थे जिनका तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज्यादा अच्छे हो जाए। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस कॉन्सेप्ट जो तुमने अब तक पढ़ लिए हैं मास वर्सेस वेट तक, हम ये क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि हमारे थोड़े और ज्यादा कॉन्सेप्ट खुले, हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कर पाए, हम थोड़ा सोच पाए कि सर हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, है ना। सो ये न्यूली एडेड पेन टूल और वाइट बोर्ड, ओके गॉट इट। है क्या जी ये? होगा जी, कुछ रहने दो इसे। चल, सो लेट्स मूव ऑन टू। एक मिनट पेन की थोड़ी सी वो बढ़ा ले तो हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया है जी? कह सकते हो खुद बनाया है, लेकिन मैंने खुद नहीं बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने मतलब कई ऐसे रेफरेंस लिए इन क्वेश्चंस का और फिर तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, सो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा हमें डीपली पढ़ के अंडरस्टैंड करके एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स, वन विद अ मास 5 kg एंड अदर विद अ मास 10 kg। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है जो इसमें इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट है जरा ग्रेविटेशनल फोर्स। सर क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले की थोड़ी चीजें रिवाइज हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हफ्ता हो चुका है ये चीजें पढ़ते हुए। अब नए हफ्ते में तो हम थोड़ा सा इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स? सर द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of masses of both the objects and inversely proportional to the square of distance between them। समझ आया होगा जो मैंने बोला अभी इस डेफिनेशन में कि सर कुछ नहीं होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारा होता है वो नथिंग बट जी। एंड सर व्हाट इज जी? जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दीजिए सर। इसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 to the power -11। कितना अब बताओ जल्दी। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स क्या होता है? न्यूटन। आर स्क्वायर, सर आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? तो सर ये वैल्यू होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उन दोनों का मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, वही हमारा सर फोर्स हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू ऑब्जेक्ट, वन विद मास 5 kg अदर विद मास 10 kg। ओके सर, एक का मास 5 है, एक का मास 10 है। एक का मास 5 है, एक का मास 10 है। ठीक है सर, आर प्लेस एट 2 मीटर अपार्ट। सर 2 मीटर दोनों अपार्ट है, 2 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आपको जी की वैल्यू दे रखी है, नहीं भी दे रखी होती हम तब भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स नहीं दे रखी है तो यूनिट्स तो मैं खुद ही यह करनी है। मैंने था यहाँ पे यूनिट जानबूझ के ही डाली है कि हम लोग ऐसे यूनिट्स को बार बार डिस्कस करते करते तो भाई ये यूनिट जो है वो ढंग से याद ही हो जाए। कैसे याद रख रहे हैं सर? सिंपल सी बात है ना, जी यहाँ पे आता है तो मैं पहले इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सर यहाँ से आर स्क्वायर हट गया। फिर सर क्या होगा? फिर सर ये जो मास है, ये जो मास है सर वो मास दोनों नीचे आ जाएंगे m1 m2। हाँ ये भी सही है सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज हो जाएगी। और सर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट भी तो हट जाएगा अगर आपने जी रख दिया वहां पे तो। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बात सही कह रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा सर? फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का सर मीटर स्क्वायर, एंड सर m1 m2 का सर केजी। तो बस न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो केजी स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि भाई दोनों मासेस थे। सिंपल है, अब ये तो हम निकाल सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, जस्ट मैं तुम्हें कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो यार, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कर लेना खुद। तो क्या है, जी के लिए रख लोगे 5 into 10 यानी 50 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। ये कितना आ गया? 4/25/2 यानी 12.5, यानी 12.5 टाइम्स 6.674 into the power -11। So this is our final answer of this question। सो आई होप। और किसका यूनिट क्या होगी जल्दी से बता दो सर? फोर्स है, फोर्स की यूनिट तो सर न्यूटन ही होती है। हाँ तो बिल्कुल सही, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। ठीक है बेटा जी, ये तो सही है, समझ आई होगी इतनी चीजें यार। ये तो आई होप कि ये
इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ही नहीं था सर, फोर्स ही निकालना था। फोर्स तो हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में भी निकाल रहे थे, यहाँ भी निकाल रहे हैं, तो बहुत इजी चीज है। हाँ बच्चा जी बिल्कुल बात सही है तुम्हारा, ये तुम्हारा काम हो चुका। चलो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मास एंड वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। सर मास एंड वेट बताना है डिफरेंट प्लैनेट्स पे। अच्छा सर, सर मास और वेट में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर ले, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमारे भी। हाँ जी बिल्कुल कर लो सर। जो मास जो हमारा होता है ना सर, वो कांस्टेंट होता है। वो चाहे मैं चांद पे चला जाऊं, चाहे मंगल पे चला जाऊं, चाहे वीनस पे चला जाऊं, चाहे नेपच्यून पे चला जाऊं, चाहे जुपिटर पे चला जाऊं, सर हमारे सब जगह मास सेम रहता है। ठीक है, और सर लेकिन हमारा वेट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। वेट अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि सर वेट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। सर नॉर्मली मतलब सर आराम से नहीं, नॉर्मली मतलब सर परपेंडिकुलर। सर व्हाट, परपेंडिकुलर। नॉर्मली मतलब समझदार लोगों के लिए नॉर्मली मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर। जो फोर्स एक्टिंग होता है नॉर्मली टू द सरफेस, एनी सरफेस इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज आवर वेट। सर वो वेट क्या है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं कहां पर, हमारी धरती पर, हमारी अर्थ पर, हमारे जो मातृभूमि है उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे पैरों की तरफ से, तो वही हमारा वेट हो जाता है। बिल्कुल सही जी बच्चा जी, बिल्कुल सही, वही हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो सिमिलरली सर अगर मून पे वेट लगाऊंगा, मून पे सर कुछ और होगा। सर क्यों अलग होगा, क्योंकि सर फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड सर मैं जानता हूं कि अर्थ पे हमारा जो एक वैल्यू होती है वो होती है जी। सर जी क्या है, सर जी इज नथिंग बट ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेयर एज हमारा जो मून पे होगा सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होगा। सर क्यों अलग होगा, सर क्योंकि आपको याद नहीं है, आप ही ने तो निकाला था। आपने क्या निकाला था सर, जब आपने सर जी की वैल्यू निकाली थी, तो सर जी के वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जी के वैल्यू निकालते थे हम सर मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट अपॉन सर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सर ये कहां से आता था, अरे बेटा जी दोबारा याद करो, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स होता है, अरे चलो अपन वहां आ जाते हैं। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स होता है सर हमारा होता है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। जी हाँ इसके बराबर होता है। एंड सर हम जानते हैं जो अर्थ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, अर्थ नहीं कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है सर, वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सर वो उसका वैल्यू कितनी होती है, सर वो उसका वैल्यू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल सही। और यहाँ पे मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट जो है, ये अर्थ है हमारा, अर्थ का मास m1 है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका मास जो है वो m2 है ना। तो हम m2 पे निकाल रहे हैं फोर्स, तो m2 इंटू ए, m2 m2 कट जाएगा, तो कितना आया एक्सेलरेशन जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये m1 क्या है, ये अर्थ का मास है, अर्थ का मास। और ये कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लेते थे सर, सर इसलिए लेते थे क्योंकि हम मानते हैं कि जो बंदा है सर वो बहुत ही ना कम डिस्टेंस पे है। मतलब भाई हम तो बिल्कुल अर्थ से चिपके खड़े होते हैं ना, तो हम क्या मानते हैं कि अगर सर हाइट जो है कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो काफी बड़ा होता है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, काफी बड़ा होता है। हमारा जो अर्थ का जो कोर है ना वो काफी अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो काफी बड़ी है। और अगर हम बात करते हैं 10 मीटर, 100 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो सर ये जो डिस्टेंस है ना 100 किलोमीटर तब भी सर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन सर ये जो डिस्टेंस है ना हमारा जो अर्थ का रेडियस से ना बहुत छोटी है। अगर हम 100 किलोमीटर भी ले रहे हैं तो हमारी अर्थ की रेडियस सर इससे ही बड़ी है। तो इसलिए हम इन हाइट को कंसिडरेबल ना मानते हुए हम इन्हें क्या ले लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि सर ये रेडियस ऑफ अर्थ इतना ही होगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये जो हमारी छोटी मोटी हाइट है 10 मीटर, 100 मीटर, ये सर बहुत ही ज्यादा ना छोटी है, ऐसे हम बहुत ज्यादा छोटी हैं। अब छोटी हैं सर तो फिर हम क्या ही ऐड करेंगे सर रेडियस में, इसलिए हम उसे कितना मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं। और जो हमारा अर्थ का मास है हम उसे कहाँ मान लेते हैं, हम उसे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम सेंटर ऑफ द अर्थ मान लेते हैं कि वो सारा जो होगा मास रखा हुआ है, तो हम वहां से m1 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम उसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r1 जो कि कुछ नहीं है सर, रेडियस है, जब तक कंसिडरेबल हाइट नहीं है। नोट दिस पॉइंट, जब तक कंसिडरेबल हाइट नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कंसिडरेबल हाइट हो गई मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए अगर आपका एक स्पेसशिप है और वो जा रहा है, वो जा रहा है ऊपर, अर्थ से ऊपर जा रहा है वो अर्थ से,
तो सर वो जो होगा ना, वो कंसिडरेबल हाइट से ही उसके लिए, अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा उसका अर्थ के कोर से, मतलब अर्थ के कोर से वो जाता है, स्पेसशिप ऊपर है ना, जब स्पेस में जाता है तो सर वो धीरे धीरे हाइट उसकी बढ़ती जा रही होगी अर्थ से, धीरे धीरे अर्थ की हाइट बढ़ती जा रही है, पहले 10 मीटर होगी, फिर 100 मीटर होगी, फिर 200, 300, 400, 500, ऐसे बढ़ता है सर। वो एक बार अर्थ के एकदम जो आउटर मोस्ट लेयर है उस लेयर से ही बाहर चला जाएगा। जब वो उस आउटर मोस्ट लेयर से बाहर चला जाएगा, या फिर जब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा सर, एक टाइम ऐसा आएगा जब सर वो हाइट जो होगी वो कंसिडरेबल हो जाएगी। मतलब क्या, सब जब एक बार ऐसा टाइम भी आ जाएगा सब, जब वो रेडियस जो है ना, जितने जिससे वो दूर जा रहा है, जिस डिस्टेंस से वो दूर जा रहा है, यानी कि मान लो हम डी मान लेते हैं, जो अर्थ के सरफेस से हम जो स्पेसशिप की डिस्टेंस है वो जो डी है वो 12 बढ़ रही होगी सर। वो डी जब तक इतनी ना हो जाए, जब तक मान लीजिए सर वो r/2 ही हो गई। अब भाई r/2 तो एक बड़ी डिस्टेंस है ना, मतलब तुम ऐसा समझो कि 100 के अंदर 50 को जोड़ना और 100 के अंदर 1 को जोड़ना, तो 100+1 ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी कि 100+50? तो 100+50 तो सर बड़ी वैल्यू हो गई ना, कि अपने r+r/2 इसको ऐड कर दिया, जबकि ये तो r/100 ही है सर, ये तो r/100 है। तो r/100 तो कितनी छोटी वैल्यू है, 1 है, कितनी छोटी वैल्यू है। तो हम जो कंसिडरेबल है क्या, वो 50 है, कंसिडरेबल क्या है 40 है, ये कंसिडरेबल है। लेकिन सर 10 हो गई, 20 हो गई सर, ये कंसिडरेबल नहीं है। तो जब तक कोई कंसिडरेबल हाइट नहीं देके रखता तब तक हम कितना मानते हैं, तब तक हम उसे r ही मानते हैं। तो मतलब मेन जो पॉइंट था हमारा इस पूरे जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो ये है कि जब तक कंसिडरेबल ना हो हाइट, तब तो तुम्हें उसे r ही मानना है। और r क्या है, r नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ, r नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए, r नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। चलो ठीक है सर जी, जब तक हमारा वो नहीं होगा, कंसिडरेबल हाइट नहीं होगी, तो हम उसे क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही मानेंगे। चलो ठीक है, तो क्या बोल रहा था वो, एन एस्ट्रॉइड हैज अ मास 70 kg एंड अर्थ द वेट, कैलकुलेट द वेट ऑन अर्थ, द मून एंड द मास। अच्छा सर जी, बिल्कुल सही है, निकाल देंगे, निकाल तो दोगे, लेकिन कैसे निकालोगे वो डिपेंड करता है। आगे क्या बोल रहा है वो, एक बार तरह पूरा रफ करते हैं, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन जो है तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा, एंड देन यू कैन इजी सॉल्व इट। ओके, सो नाउ ओके ठीक है, चलिए मिट चुका है ये पूरा, अरे मिट जा भाई लाइन, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है वो, एक 70 kg का पर्सन, अरे हाँ 70 kg का पर्सन है, मास कितना है, 70 kg है, ठीक है सर, 70 kg मास है। कैलकुलेट द वेट ऑन अर्थ, कैलकुलेट कर लोगे क्या सर, जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पे, बेटा जी कैलकुलेट करके रखा है ना, 9.8 होती है, मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब वो क्या बोल रहा है, ऑन द मून वेयर ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब क्या, ऑन द मून मतलब जी ऑन मून जो है वो कितनी है, 1/6, यानी GE6 मतलब क्या सर, जो ग्रेविटेशनल जो मून पे ग्रेविटी की वैल्यू है ना वो कितनी है, GE/6 है, वे आर ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। एंड मार्स पे सर, यानी जी ऑन मार्स, MARS लिख देता हूँ, MA लिख देता हूँ उसे, वहां कितनी है सर, 3/8 मतलब 3/8 ऑफ जी ऑफ। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, उसने जी की वैल्यू देखी देखी दोनों जगह, बस मल्टीप्लाई करना है इसमें 70 का, तो आंसर आ जाएगा। उसने ग्रेविटी की वैल्यू देके रखी थी और तुमने उसने मास पूछा था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी सॉल्व हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम्हें बताना था कि भाई हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। उसने क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करके दे दी। अगर मान लो तुम्हें मैं कैलकुलेट करके नहीं देता, वो तुम्हें कैसे दे देता, वो तुम्हें दे देता कि भाई रेडियस दे देता, मास दे देता उन दोनों प्लैनेट्स का, और फिर बोलता कि आप कैलकुलेट करो, तब हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती और तब हमें अलग अलग ग्रेविटी निकालनी पड़ती हर जगह की। तो ये तुम्हारा है ना आंसर होता वहां पे। चलो अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन वेट, इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन वेट। ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड होता है सर जो अर्थ के सरफेस से हमारी जो हाइट हम नापते हैं वो हमारा ऑल्टीट्यूड होता है, कि हम कितना ऑल्टीट्यूड पे ऊपर से हाइट को मेजर कर रहे हैं। मतलब जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तब समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। कैलकुलेट द वेट ऑफ 50 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑन द अर्थ पे क्या होगा भाई, सरफेस पे अगर बंदा खड़ा हुआ तो उसका वेट कितना होगा सर, जी 50 × 9.8। हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, एल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ मतलब क्या कि हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जब बंदा एक हाइट कहाँ पे चला जाए, जब वो रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे जाए तब उसका बताया बताना है हमें, तब हमें बताना है उसका वेट, ठीक है।
अब सर ये बात कहाँ की, क्वेश्चन सर वही क्वेश्चन हो गया जो आप समझा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सर जब कंसिडरेबल हाइट हो, मतलब कंसिडरेबल, अब सर आर को थोड़ी नेग्लेक्ट कर दोगे, आर को मतलब क्या सर, वैसी मान लो ये कोर है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर है, ठीक है, सेंटर, सेंटर, अर्थ का सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर से, अर्थ का ये सेंटर है, अब इस सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर, क्या है, आर है कि नहीं यार, ठीक है सर। अब रेडियस ऑफ अर्थ तो आर ही होगा, और सर उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आर, सर हाइट कितनी है, हाइट भी सर उसने बोल दी, अब की बार उसने बोल दी हाइट भी आर के इक्वल में, हार भी बोल दी उसने आर के टेप उसमें, मतलब हाइट भी उसने बोल दी सर हाज आर के इक्वल में। तो सर अब अगर मैं एक मास यहाँ पे रख दूं जो कि m2 है और जिसका मास 50 केजी है, और यहाँ सर हमने अर्थ का मास m1 मान लूं, तो सर अब अगर मेरे को लिखना पड़े ग्रेविटेशन की वैल्यू, तो सर अब मैं 9.8 नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ, इसलिए ले सकता हूँ बिकॉज, बिकॉज सर अब जो है ना, अब सर ये कंसिडरेबल नहीं रह गई, अब सर ये कंसिडरेबल नहीं रह गई, अब तो सर, अब तो सर, अब आप देखो कि अब तो सर ये 50 केजी जो था हमारा, जो 50 केजी था सर, अब वो आर डिस्टेंस ऊपर है, अब वो सर अर्थ के सरफेस पे नहीं है। तो अब सर अगर मैं फोर्स आप लिखने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा जी m1 m2 अपन आर को नहीं लिख सकते हो, अब आपको लिखना पड़ेगा 2r², यानी कि सर अब जो है मेरी कंसिडरेबल हाइट के लिए अब मेरी ग्रेविटी कांस्टेंट, जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी सर, अब वो बदल जाएगी। अब सर मैं उसे एम जी जो है उसे 9.8 नहीं ले सकता हूँ जी को, अब मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल अलग लेना पड़ेगा। तो बस जी m1 m2 अपन r² करेंगे, यानी 4r² हो जाएगा, तो m1 m1 कट जाएगा। तो अब देखो, अब ये अब बताओ जो जी m2 अपन r² की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, m1, चलो इसे m2 था क्या, ठीक है m2 इसे ले लो, m2 कट गया, और ये जी m1 अपॉन r² की वैल्यू हमारी कितनी होती थी, जिसमें m क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, सॉरी m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वहां पे तुम्हारी जी m1 अपॉन r² की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती थी सर, इसी की वैल्यू तो 9.8 थी, तो बस ये कितना हो जाएगा 9.8 अपॉन 4, यानी अब ये तुम्हारी जी की वैल्यू हो गई, वो हो गई 9.8 अपॉन 4। अब सर तुम्हारा जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू 9.8 अपॉन 4, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा मास कितना कम हो गया, अगर तुम पहले मास निकाला तब कितना था, 9.8 था, तो अब तुम्हारा मास जो हो जाएगा वो 4 से कम हो जाएगा, मतलब वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इतना कम मास हो गया तुम्हारा। देख रहे हो तुम, जैसे तुम ऊपर जाते आते हो तुम्हारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तुम्हारा मास भी क्या हो जाता है, कम, तुम हल्का फील करने लगते हो। तभी तुमने देखा होगा कि मैं जैसी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है हम स्पेस में जाके उड़ने लगते हैं, तुमने देखा नहीं होगा, मतलब तुमने फिल्मों में या फिर कहीं भी ये चीज देखी होगी कि हाँ लोग ना उड़ रहे होते हैं स्पेस में, वो इसलिए होता है वो ना ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, समझ में आया, कंसिडरेबल हाइट के अलग से निकालना पड़ता है, तो बैलेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रेविटेशन फोर्स विल चेंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डबल्ड। सर अभी आपने देखा, अभी कह रहा था ऊपर कि सर जब डिस्टेंस पहले r से 2r हो गई थी तो सर कितना हो गया था, सर हमारे नीचे 4r² हो गया था, तो सर हमारे किससे कम हो जाती है सर, 4 से कम हो जाती है। ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी तो 4r² हो जाएगा नीचे, तो वही 4 से तुम्हारा जो होगा मास कम हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स 4 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल एंड अदर ऑब्जेक्ट सेम इन द सेम, एक ऑब्जेक्ट का ट्रिपल हो जाए, 3m1 हो जाए और दूसरे का m2 रहे, अपॉन r² अपॉन जी। वो बस ये बोल रहा है कि अगर किसी का पहले m1 m2 था तो तब फोर्स निकालते तब कितना होता, तो gm1 अपॉन m1 m2 अपॉन r² होता। अब एक का ट्रिपल हो गया तो 3m1 हो जाएगा, तो सर 3 टाइम्स हो जाएगा वेट। अब क्या बोल रहा है, द मास बोथ मासेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस हाफ हो गई है, तो मतलब अपना जो r² आएगा, ये वाला लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला तुम्हारा थोड़ा समझने वाली चीज हो जाएगी शायद, नहीं वैसा वो भी नहीं होगी यार, वो भी बहुत इजी सा ही है, मतलब ये तो ना इतना वो टफ है नहीं इसमें कुछ भी। खुल जाए सिमसिम, अरे सिमसिम सिमसिम आजकल बड़ी वो हो गई है। चलो क्या बोला उसने, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, मतलब ये कितना हो जाए 2m1
इंटू 2m2 हो जाए, बोथ ऑब्जेक्ट डबल हो गया तो ठीक यही होगा। और उसने बोला डिस्टेंस कितने हो जाए, हाफ हो जाए, यानी r/2 का होल स्क्वायर। ये कहता है ऊपर भी 4 आ जाएगा एक, है ना, ये 2 इंटू 2 करोगे और नीचे नीचे 4 भी ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या यार, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, सिंपल कर लेना बस। ऊपर से 4 आएगा, नीचे से ही 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाता है, सिंपल सा। इतना चीज तो समझ सकता हूँ कि एक 9th क्लास के बच्चे हो यार, यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हो, सूर्य सर से पढ़ रहे हो, इतना तो तुम समझ में आता ही होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, एडवांस क्वेश्चन कर रखे हैं यार हमने, हम इन चीजों से डरेंगे अब। चलो ठीक है। द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड द मून इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ना जी ना, ये ना करने देंगे हम आपको, ये तो बिल्कुल ही नहीं सर, ये तो आप सर आप सोचो ही मत क्या आप करोगे। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं भाई, इसका मतलब 10⁻²⁴। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब 10⁻²2। सर इसका मतलब क्या है, 10⁻8। कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन कर ली तो सब जिंदगी जीत ली तुमने। तो बस जी रखना है, m1 रख दोगे, ये m1 है, ये m2 है, और ये तुम्हारा r है। बस ये 3 चीज रखनी है, आंसर निकालना है, नथिंग, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बड़ी सही क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन थे नहीं तुम्हारे इंटेक्स्ट में, तुम्हारे एनसीईआरटी ने कुछ दिया नहीं था, इसलिए तो मैंने सोचा कि तुम्हें करा दूं। ठीक है, वैसे ही लेक्चर बनता नहीं था, पर मेरे को लगा, मैंने पढ़ी जब एनसीईआरटी तो मेरे को लगा कि हाँ यार जरूरत तो है इसकी थोड़ी सी। सो आई होप ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी, और ऐसे ही पढ़ते रहो, लिखते रहो और चीज़ों को समझते रहो। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है, कमेंट कर देना, है ना। और मुझे लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा एक्चुअल डाउट है बच्चों का, ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे कोशिश करूंगा कि लेक्चर बना दूं, या फिर लेक्चर नहीं बनाऊँ तो कुछ रील बना दूं, या फिर कुछ अलग चीज़ करके वो कैसे तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा, है ना। ये तो मैं वहीं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। ठीक है, एंड इफ यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम मी और फ्रॉम द चैनल, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए हमारी तरफ से भी, देन प्लीज गाइस कमेंट अस, है ना। हम लोग पक्का, हम जैसे ग्रोइंग चैनल है ना, एज इन डेवलपिंग चैनल है। ठीक है, सो हम पक्का इंश्योर करेंगे कि तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं, तुम लोग जो मांग रहे हो हमसे, वो तुम्हें प्रोवाइड करा सकें, है ना। एंड डेफिनेटली हम चीज़ें वर्क करते रहेंगे। एट यापेशो हमारा मोटिव भी ये है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए, हम तुम्हें स्किल बेस्ड लर्निंग एंड साथ ही साथ तुम्हारी एकेडमिक लर्निंग में तुम्हारे हेल्प कर सकें, जिससे कि तुम एक्सेल करो तुम्हारी लाइफ में भी एंड विथ योर थिंग्स जो तुम डेली लाइफ में पढ़ रहे हो, है ना, जो तुम्हारे काम आए, है ना। हम तुम्हें केवल ये नहीं पढ़ाना चाहते कि बस तुम पढ़ लो रट लो, जो कि तुम्हारी ट्रेडिशनल एजुकेशन का तरीका है, हम केवल उस पर वर्क नहीं करना चाहते, हम वर्क करना चाहते हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पे। सो विद दिस मोटिव लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर, है ना। हम बाइंड अप करते हैं, अगले तुम्हारे 2 लेक्चर रह जाते हैं, है ना। एक बनेगा तुम्हारा थ्रस्ट एंड प्रेशर का, एंड नेक्स्ट उसको बुओयेंसी भी हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बेसिकली तुम्हारा 2 लेक्चर का बच चुका है टॉपिक, दोनों ही अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स के होंगे, ज़्यादा नहीं होने वाले, बिकॉज इतना कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। देन 2 लेक्चर में तुम्हारा वो, तो समझो कि इस हफ्ते में तुम्हारा ग्रेविटेशन भी एंड हो जाएगा। एंड देन बस हमारा जो बचता है, हमारा क्या बचता है यार, सेकंड में देख लूँ तुम्हारा एनसीईआरटी का सिलेबस, एक सेकंड रुकना, एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 9, वेट अ मिनट गाइस, एक सेकंड बस। हाँ 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 हाँ, कहाँ है फिजिक्स सिलेबस ना, एक सेकंड, एनसीईआरटी फिजिक्स साइंस पीडीएफ, एक मिनट बच्चा जी, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, कहाँ गया। अरे रुको ना यार, तुम्हें भी दिखाए ना, हम अकेले अकेले सर्च करते रहेंगे तो काम चलेगा। चलो बच्चा जी, ओके, एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 9, चलिए खोलते हैं इसे। एनसीईआरटी क्लास 9 कितना रह गया है, इसलिए एक बार थोड़ा थोड़ी बातें हो जाए तुमसे यार, बहुत लेक्चर छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना। और जो तुम्हारे पिछले हफ्ते के लेक्चर्स थे वो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिए, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता नहीं चला होगा शायद, लेकिन हाँ मैंने वो, अगर तुम डेट वेट ज़्यादा थोड़े से स्मार्ट हो थोड़े से, तो तुम लोग डेट वगैरह शायद देख के तुम्हें मालूम पड़ चुका होगा कि हाँ मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखे थे, वो एट द डे रिकॉर्ड होकर नहीं आ रहे थे वो लेक्चर्स। अब कुछ मुझे कहीं जाना था बाहर, बट मैंने इंश्योर किया कि तुम्हारे वो लेक्चर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो देखो यार मेरी डेडिकेशन देखो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार मेरी इस डेडिकेशन के लिए, एंड अच्छे से पढ़ो बस, एंड थोड़ा सा रीच दो हमें यार, है ना। काफ़ी बिल्कुल रीच नहीं मिल, ज़्यादा रीच नहीं मिल रहा है यार,
प्लीज मिल रहा है, ऑल्दो आई एम थैंक यू फॉर दैट, बट प्लीज गाइस शो अस सम लव, कि थोड़ा ज्यादा प्यार शो करो यार। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कंटेंट हमारा, और नहीं भी लग रहा है तो फिर बताओ कि सर ये कमी है, आप वो चीज़ डालो, हम डालेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। सो हमारा क्लास चैप्टर 9 तो क्या था, चैप्टर 10, ओके ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल फिजिक्स पोर्शन पढ़ाने आया हूँ, तो मैं केवल फिजिक्स पोर्शन पे ध्यान दूंगा तुम्हारा। इफ इन केस तुम्हारा क्या है, रैशनलाइज बुक्स, ये कौन सी बुक है भाई तुम्हारी, आइयो सर ये साइंस ही है ना, हाँ जी साइंस ही थी ये तो। अरे क्या हो रहा है जी, अयो अयो, नेट में भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है यार। हाँ वेव्स एंड वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी बचा है अभी तुम्हारा, ओ हो, चलिए अभी तो आपका वर्क एनर्जी बचा हुआ है बच्चा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वर्क एनर्जी ऐसा चैप्टर है, काफी सुंदर चैप्टर है, मतलब अगर तुम इस दृष्टिकोण से देखो कि तुम्हें, दृष्टिकोण मतलब सर इस व्यू से देखो कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने हैं, तो हमारे काफी ये ना जो चैप्टर्स हो चुके हैं अब तक, अब जब तुम्हारे लास्ट चैप्टर आएगा, आई थिंक वर्क एनर्जी का मैं तुम्हारे सेशन जितने लूंगा, 2-3 जो सेशन दूंगा वो सब तुम्हारे ऐसे सेशन होंगे जो तुम्हारे, यू मे आई मीन टू से कि वो सेशन तुम्हारे सारे के सारे एडवांस सेशन होने वाले हैं, तो फिर बी रेडी फॉर दैम, ठीक है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी एडवांस होंगे उसमें, जिसमें हम केवल टारगेट कर रहे होंगे तुम्हारे जी मीन्स एंड एडवांस को, ठीक है। तो फिर चीज़ें थोड़ी बदलने वाली हैं, चीज़ें थोड़ी एडवांस जाने वाली हैं, तुम्हारा लेवल अप होने वाला है। हमारा फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जुलाई से पहले, तुम्हारा फिजिक्स आदि हो चुकी है, 7, 8, 9, 10 हम पहले ही पूरा कर चुके हैं, तो हमें डरने वाली तो बात हमारे लिए है ही नहीं। हाँ ये तो मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैं हाँ बस मैं इसी के बारे में वेट कर रहा था, मुझे तो मैं ये नहीं कराना है, चलो मैं ये सब बच जाऊँगा, बिकॉज मुझे तो मैं ये नहीं कराऊंगा बेटा जी, है ना। ये बायो आया है तुम्हारा, तो बायो वायो तुम जानो, करो अपना बायो के लिए, या फिर हम ही कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, चिंता ना करो, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बायो का भी देखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर पढ़ने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा है पहले से, है ना। अगर मुझे तो मैं ये चीज़ पढ़ानी है, लेकिन 7, 8, 9, 10, 11 तक तो मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। तुम्हारे 6 किया था क्या अपन ने, 6 किया था क्या अपन ने, किया था क्या 6 बच्चा जी, ओ बच्चा जी बताओ बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने इतना पढ़ा दी, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। इशूज नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपने नहीं पढ़ाया, अच्छी बात है बच्चा जी, अगर मैं तुम्हें पढ़ाता ना तो बस हो जाना था बनता था, ठीक है। सो आई होप, ठीक है। तो बस हमने देख लिया वर्क एनर्जी, इसके बाद हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, एंड देन साउंड्स, साउंड्स इज द लास्ट चैप्टर जो हम जिसमें पढ़ रहे होंगे। सो आई थिंक सो टिल 20th, आज 23rd है, आई थिंक सो टिल 15th July, मिड ऑफ जुलाई, वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द फिजिक्स, हमारी फिजिक्स एंड हो चुकी होगी, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय जगन्नाथ।